बिहार में चुनावी तैयारियों को लेकर एक अहम बयान सामने आया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर यानी स्पेशल इलेक्टोरल रिवीजन को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को सौंप दी गई है। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जो मतदाता सूची जारी होगी वही अंतिम मानी जाएगी। इस बयान से साफ है कि आयोग अब पूरी तरह चुनावी प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में जुटा है। मतदाता सूची को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी राजनीतिक दलों को समय रहते जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और चुनाव के अपने संवैधानिक कर्तव्य को 2 चरणों में निभाती है। पहला चरण मतदाता सूची बनाना और दूसरा चरण चुनाव कराना। जैसा कि आप सबको पता है, 24 जून 2025 से शुरू हुए विशेष गहन परीक्षण के दौर में मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया गया। इन्यूमरेशन का पीरियड 24 जून से 25 जुलाई तक रहा। 1 अगस्त को ड्राफ्ट सूची पब्लिश की गई और सभी राजनीतिक दलों को भी दी गई। 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस का पीरियड रहा, जिसमें जिसको भी, चाहे वो मतदाता हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे उनके बूथ लेवल एजेंट्स हो, उनको क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस देने का भरपूर समय दिया गया। और उसके बाद पात्रता का परीक्षण हुआ और 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। फाइनल मतदाता सूची भी सभी राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है और अभी भी अगर उसमें कोई भी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर से कोई गलती रह गई हो तो उसके ऊपर जिला अधिकारी के पास अपील फाइल की जा सकती है। और साथ ही साथ किसी का नाम अगर छूट गया हो तो वो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक जुड़वा सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में संपन्न होगा। पहला चरण 6 नवंबर को होगा, जबकि दूसरा चरण 11 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 14 नवंबर को मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। ये चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित पक्षों को चुनाव के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। इससे साफ है कि बिहार की राजनीतिक सरगर्मी अब चरम पर पहुंच चुकी है। बिहार के चुनाव 2 फेजेस में होंगे। पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वाल्मीकि जयंती के अवसर पर दिल्ली वासियों को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि पूरा देश आज समानता की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय महर्षि वाल्मीकि की महान शिक्षाओं को जाता है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि वे उन्हीं मूल्यों को देश की हर योजना में उतार रहे हैं। रेखा गुप्ता ने घोषणा की कि कल सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए राज्य पत्रित अवकाश रहेगा। साथ ही दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने समाज में समरसता और एकता के संदेश को दोहराया। इस अवसर पर राजधानी में खास तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली के और देश के
सभी निवासियों को वाल्मीकि जयंती की भगवान का आशीर्वाद जिस रूप में हमेशा हमें मिलता रहा है, पूरा देश समानता के भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। ये सब केवल और केवल महर्षि वाल्मीकि जी की शिक्षाओं के कारण, उनके मार्गदर्शन के कारण ही देश में संभव हो रहा है, जिसको पूर्णतया हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश की हर योजना में लागू करके लाते हैं। दिल्ली सरकार भी उसी मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है। हमारी ओर से कल की गेजेटेड हॉलिडे भी है, सभी कर्मचारियों के लिए अवकाश भी रहेगा और साथ ही पूरी दिल्ली में अलग अलग जगहों पे उत्सव रहेंगे। उत्सव में हम सबकी सहभागिता रहेगी और पूरी की पूरी सरकार और समाज मिलकर के प्रभु के दिन को उत्सव के रूप में मनाएंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सरदार 150 एकता मार्च अभियान का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस मौके पर कहा कि सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन को जोड़ते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है। 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक देश के हर जिले में एक दिन की एकता मार्च आयोजित की जाएगी। इस मार्च के जरिए देश भर के युवाओं को जोड़ा जाएगा, जिसका उद्देश्य है देश में स्वदेशी भावना को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भर भारत का संदेश फैलाना। यह अभियान राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता को और भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। कार्यक्रम के जरिए युवाओं में देशभक्ति और स्वदेशी अपनाने की प्रेरणा देने का प्रयास किया जाएगा। सरदार 150 2 साल तक मनाने का निर्णय करा है। उस उपलक्ष्य में सरदार साहब के जीवन कवन से देश के युद्ध परिचित हो, सरदार साहब का एक भारत श्रेष्ठ भारत और मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत को जोड़ते हुए 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हर डिस्ट्रिक्ट में एक दिन की यूनिटी मार्च निकाली जाएगी और दूसरे चरण में सरदार साहब के पैतृक गांव करमसद से लेकर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि 150 किलोमीटर की एक प्रमुख पदयात्रा होगी। ये 2 पदयात्रा के द्वारा देश के युवाओं को जोड़ा जाएगा। एनएसएस के युवा, माय भारत के वॉलंटियर्स, सरकारी प्रशासन उसको लीड करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का, एक भारत श्रेष्ठ भारत का और स्वदेशी और स्वावलंबन का संदेश इस पदयात्रा के द्वारा दिया जाएगा। रांची में सियासी हलचल की बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता चंपई सोरेन ने आगामी चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में चुनाव की तारीखों की पूरी सूची सामने आ जाएगी। बिहार को लेकर उन्होंने दावा किया कि एनडीए गठबंधन वहां बेहद ही मजबूत स्थिति में है। चंपई सोरेन ने पश्चिम बंगाल की स्थिति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब सभी लोग जान चुके हैं कि बंगाल में किस तरह का शासन है। उनके मुताबिक वहां लोकतंत्र नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। जैसे चुनाव में आ गया 2 घंटे के बाद चुनाव का सारा सूची सामने आ जाएगा और बिहार में भी एनडीए गठबंधन बड़ा मजबूत है। बंगाल का स्थिति हम सब जानते हैं, बिना खून खराब के कभी चुनाव नहीं हुआ है। वहाँ लोकतंत्र चीज के लिए कोई जगह नहीं है। जब छोटा इकाई में भी अगर पंचायत लेवल भी अगर चुनाव हो रहा है, वहां भी खून खराबी होता है। इसीलिए एक एक चीज से वाकिफ है सभी लोग। वहाँ बंगाल में क्या किस तरह का शासन है, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो गई है और इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी ने अपनी रणनीति का आगाज कर दिया है। पार्टी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 11 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में विभिन्न वर्गों और क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है और इस कदम को राज्य में पार्टी के विस्तार की दिशा में एक अहम प्रयास माना जा रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में और नामों की घोषणा कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी अब बिहार की राजनीति में भी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने के मूड में नजर आ रही है।
हरियाणा के करनाल से एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। नवनियुक्त कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने किसान मुद्दों को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जैसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंडियों का दौरा कर चुके हैं, वैसे वे भी जल्द मंडियों का दौरा करेंगे। राव नरेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि धान और बाजरा लेकर मंडियों में आने वाले किसानों को काफी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि हालत को देखते हुए किसानों के लिए अलग से बोनस की घोषणा की जानी चाहिए। उनका कहना है कि ये किसानों के हित में एक जरूरी कदम होगा। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो किसानों की समस्याओं को हर मंच पर उठाएंगे। आप ठीक कह रहे हैं। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय हुड्डा साहब भी कल मंडियों में हरियाणा में गए हैं। मैं भी शीघ्र बहुत जल्दी मंडियों में जाऊंगा और हमने कल प्रेस के सामने भी हम इस बात को रखेंगे कि किस तरह से किसान की सामान पिट रहा है, किसान की मंडियों में कदर नहीं हो रही। धान है, बाजरा है, जो भी सामान आ रहा है बहुत परेशान किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर दे और बोनस की अलग से घोषणा करे। हम पत्रकार सम्मेलन में चंडीगढ़ इस बात की घोषणा करेंगे। बिहार की सियासत में हलचल तेज है और इस बीच पटना से राजद नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल चुनाव की घोषणा तो होनी तय ही थी। उनके इस बयान से साफ है कि राजद पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। वहीं पटना मेट्रो के उद्घाटन पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चुनाव होगा तो ये सब होता ही रहेगा। उन्होंने इशारों में सरकार पर योजनाओं के उद्घाटन को चुनावी स्टंट बताया। तेजस्वी का ये बयान राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा बटोर रहा है। राजद नेता का कहना है कि जनता सब समझ रही है और समय आने पर जवाब देगी। जब घोषणा होगी तो हम लोग देखेंगे, जब चिट्ठी आएगी सामने वो तो घोषणा करना ही, आज नहीं तो कल। सर कल आप लोगों ने लंबी बैठक की, सर महागठबंधन ठीक है, अभी और चलेगा। चुनाव होगा तो सब होता ही रहेगा। जोधपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एसएमएस अस्पताल के आईसीयू वार्ड में आग लगने की घटना पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये समय राजनीतिक टिप्पणियों या आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम सभी पीड़ितों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करें। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि इस घटना की सरकारी स्तर पर पूरी जांच की जाएगी। अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर तकनीकी खराबी वजह बनी तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। शेखावत ने कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और कोई ढिलाई नहीं बरत रही है। निश्चित रूप से ऐसे विषय की जांच सरकार के स्तर पर होगी। जो कोई भी अगर कहीं किसी का दोष है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्तिगत दोषारोपण या राजनीतिक टिप्पणी करने का विषय नहीं। इट इज़ अ पॉइंट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड टू इंट्रोस्पेक्ट आवर असेट्स। हमारी खुद की व्यवस्थाओं का एक बार पुनः जायजा लेने का विषय। क्या कारण था, क्यों आग लगी, मैं अभी उस पर टिप्पणी करूँ तो बहुत जल्दी होगी। अभी तो हम सब लोगों को मिलकर के प्रार्थना करनी चाहिए कि जो लोग पीड़ित हैं उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, हम कैसे उनको बचा सकते हैं। निश्चित रूप से एक प्रक्रिया है, उसके तहत जांच भी होगी। अगर कहीं किसी व्यक्ति का दोष है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अगर कहीं तकनीकी खामी से हुई है तो भविष्य में ऐसा न हो, इस दिशा में भी काम करेंगे। मैंने अभी सुबह ही प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज जोधपुर को, रात में जब जानकारी आई थी, रात में उनको फ़ोन किया था। सुबह उनको और उनकी टीम को मैंने निर्देश दिया है कि हमको अपने अस्पतालों में, और मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी कहा है कि सरकार के सारे ऑफिसेज में फायर सेफ्टी ऑडिट एक बार तुरंत हो और आने वाले समय में एक प्रोटोकॉल बने कि हम एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद में फायर सेफ्टी ऑडिट करते रहें। इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए। जो कुछ हुआ है वो दुखद है, जो कुछ हुआ है वो अस्वीकार्य है, जो कुछ हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब की संवेदनाएं उनके साथ हैं।